बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ले रहे हैं, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की था कि थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था। वैसे तो हमें जो है लाजमी मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमने बायर-सेवरेट लॉ पढ़ा कि उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड किस लिए फाइंड की जाती है, और बायर-सेवरेट लॉ को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम उसके थ्रू स्मॉल चार्ज एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकें इंडिविजुअली। ठीक है। अब हमारे पास हमने जो उसकी एप्लीकेशन को लिया है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं इन सर्कुलर करंट लूप। ये हमने एक लूप लिया हुआ है, ये हमारे पास एक लूप है, ये उसका एक्सिस है। उसके एक्सिस यानी उसका एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रहा है, उसके सेंटर से लेके उस लूप तक की, यानी उसके लूप का जो एक एंड है, एक पॉइंट है, हमने इस फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो कि असल में उसका रेडियस है, हमने उसको आर का नाम दे दिया। अच्छा, उसका रेडियस जो लेंथ उसकी यहाँ से है आर, यहाँ से सेंटर से लेकर कहीं भी हम उसको ले लें, उसका रेडियस आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा, अगर चाहें तो आप यूं देख सकते हैं, और चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं। मैं इस डायग्राम को जो है मैं हॉरिजॉन्टली अगर मैं चेंज करूँ इसकी डायरेक्शन, तो अभी चेंज ये हो नहीं सकती, वरना मैं आपको जरूर चेंज करके दिखाती इसकी डायरेक्शन। खैर, हम बात कर रहे थे इसकी। तो हमारे पास जो है, हमने हमारे पास हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, हमने जो बायर-सेवरेट लॉ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बायर-सेवरेट लॉ में हमारे पास क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हमने वहाँ पर क्या बात कर रहे होते हैं, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट में हमारे पास करंट एलिमेंट किसके बराबर होता है, IDS के बराबर होता है। उस करंट एलिमेंट और किसका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर आर का प्रोडक्ट। वेक्टर आर प्रोडक्ट क्या है कि हमने जितने भी स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिए हैं, वो स्मॉल चार्ज एलिमेंट और उसका डिस्टेंस उस पॉइंट पे जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो डिस्टेंस और उस आईडीएस यानी वो डिस्प्लेसमेंट यानी वो वेक्टर कंपोनेंट आर, वो वेक्टर आर, और आपके पास जो आईडीएस है, असल में डीएस क्या है, वो आपके पास डायरेक्शन बता रहा है करंट की, वो डीएस। और आपके पास जो ये जो डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर असल में है क्या, आपके पास ये सर्कुलर लूप जो आपने कंसिडर किया है, इस सर्कुलर लूप में आपने करंट क्या करवाया, करंट को गुजरवाया, फ्लो करवाया। जब आपके पास करंट फ्लो करना गुजरना शुरू हुआ, तो आपके पास करंट इस डायरेक्शन में गुजर रहा है। अब करंट इस पूरे सर्कुलर लूप में से गुजर रहा है। हर हमने क्या किया, हमने हमने फॉर एग्जांपल हमने इस डिस्टेंस को आर दे दिया। अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हमने जो है ना, इस पॉइंट को हमने ये ले लिया कि यहाँ से हमारे पास करंट की कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा होगा। तो हमने उस जो पॉइंट हमने लिया, जो जगह हमने ली, उस स्मॉल एलिमेंट को, स्मॉल चार्ज एलिमेंट को हमने नाम दे दिया, यानी करंट एलिमेंट को डीएस का नाम दे दिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, एक करंट एलिमेंट आ गया डीएस। इसी तरीके से हम कहीं भी हर पॉइंट्स पे, हर इस पूरे लूप को बहुत स्मॉल स्मॉल इनफाइनाइट करंट एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, तो वो आईडीएस के नंबर ऑफ इस तरह डिवाइड हो जाएंगे, और उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब हमें क्या करना है कि ये आपके पास करंट इस डायरेक्शन में गुजर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में गुजर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में गुजर रहा है, डीएस की डिस्प्लेसमेंट में डीएस की भी डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी। अब ये करंट, इस करंट और ये पॉइंट पी है आपके पास, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो है असल में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं कि पॉइंट पी पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ से इस करंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, उसको हमने इस नाम दिया आर वेक्टर का। आर वेक्टर हमारे पास, अब आप ये देखिए कि ये जो डीएस है और ये करंट एलिमेंट और जो आर है, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर हैं, ये वाला और ये वाला, और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, या मैं कहूँ अल्फा है, उसको हमने अल्फा नाम दे दिया। तो आपके पास होगा क्या कि आपके पास ये, मैं इसको थीटा कर देती हूँ हमारे पास, या आप इसको फाई भी कह सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसको थीटा कह रहे हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, आपने उसको क्या नाम दे दिया, थीटा का नाम दे दिया। अब आप देखें, आपके लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आपके पास जो थंब है, वो आपके पास जो है किसकी डायरेक्शन बताएगा, आपके पास जो 4 फिंगर्स हैं वो आपके पास बताएंगी, जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास जो हमारा जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर और आईडीएस को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास हमारी शहादत की उंगली को बताएगी, उसकी डायरेक्शन। हमारे पास जो आईडीएस है वो हमारे पास 4 फिंगर्स की डायरेक्शन, और वेक्टर आर जो है वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन को बताएगा, हमारे पास थंब की डायरेक्शन को। हमने इस तरह कर लिया, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई 3 चीज़ों हमें उनको परपेंडिकुलर दिखाना है। अब आप ये देखिए कि ये आर, इस
करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा इनके दरमियान जिसको हम कह रहे हैं थीटा, ठीक है, उसको हमने थीटा कहा, वो थीटा का, और वो आईडीएस और आईडीएस और आर के दरमियान होगा, और वो एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये दोनों एक आपस में परपेंडिकुलर हैं। बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि आपके पास अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर पॉइंट पी पर डेवलप्ड होने वाली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब आप ये देखिए बिल्कुल गौर से, ये आपस में परपेंडिकुलर और यहाँ ये भी परपेंडिकुलर है। ये हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। हमने इस लूप को, पूरा लूप को कंसिडर नहीं किया, हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट को जो है क्या किया है, लिया है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने डीबी का नाम दिया है। और क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जाहिर है हमने जब एक पॉइंट ले लिया, हमने टोटल लूप नहीं लिया, हमने सिर्फ एक हिस्सा लिया है, करंट की सिर्फ एक साइड ली है कि जहाँ से करंट पास हो रहा है। जाहिर है करंट की डिफरेंट, यहाँ पर हर पे करंट पूरे में फ्लो हो रहा है, हमने सिर्फ एक जगह ले ली, उसका जो है डिस्टेंस हमने क्या कहना कि वो ds है, ठीक है। तो वो उसको हमने d से प्लेस करा, यानी वो स्मॉल आपके पास क्या है, स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने उसको d से डिनोट कर दिया, db से, ठीक है। और db भी क्या होगी, इन दोनों जो आपके पास आईडीएस और आर के दरमियान जो इसके दरमियान जो है क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट से जो न्यू वेक्टर हमें मिलेगा जो कि असल में मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर होगा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपने ये बात की, और वो कौन सा वेक्टर है, वो कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक चीज और बतानी है कि यहाँ से सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है उसको ना आपने नाम दिया है एक्स का, और ये इस पॉइंट से आईडीएस से लेकर पॉइंट पी तक का जो आपके पास डिस्टेंस है उसको आपने नाम दिया स्मॉल आर का, ठीक है। और सेंटर से लेके इस पॉइंट आईडीएस तक का जो हमने जो सर आपके पास असल में सेंटर से लेके, और आप कहीं पे भी लूप के कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप जो है अगर ले रहे हैं तो वो असल में क्या होगा, उसका रेडियस होगा आर, ठीक। ये भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी राइट एंगल पे बन रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो है, हमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक हमें वेक्टर की फॉर्म में दे दी है, लेकिन हमें इस मैग्नेटिक फील्ड से इसकी एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का हमें पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक आपके पास ये db x होगा और एक ये db परपेंडिकुलर, इसको db परपेंडिकुलर इसलिए क्या है क्योंकि ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वेक्टर है आपके पास, इसके दरमियान ये एंगल बन रहा है। अच्छा, ये अगर एंगल आपके पास अल्फा है तो बनने वाला यहाँ पर भी ये एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा। अगर मैं इस लूप को यहाँ ले जाऊं तो ये भी यही वर्क ऐसा करेगा, ठीक है। तो अब मैंने इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या होगा कि अगर ये d परपेंडिकुलर यानी d, अगर ये आपके पास इस वेक्टर फील्ड का, अगर आप ये गौर से देखें कि अगर आपके पास इस ये वाली साइड अगर आपके पास क्या है डी बी वाई है, तो ये साइड भी आपके पास क्या हो जाएगी, डी बी वाई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है, जो ये इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ होगी। और ये अगर डी एक्स है तो ये भी डी बी एक्स होगी, क्योंकि ये क्या है, ये इस एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने जो है इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये साइड जो है आपके पास क्या होगी, ये आपके पास dbx होगी, और ये वर्टिकल है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, dby हो जाएगी। यानी हमने जब इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया तो हमने देखा कि आपके पास इसके होने से क्या होगा कि अब आप ये देखिए कि हम जो इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं तो जो हम इस पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी डेवलप्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस पॉइंट पे आपके पास डेवलप्ड होगी तो आपके पास जो आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सिर्फ आपके पास कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा, आपके पास सिर्फ बी कंपोनेंट, आपके पास सिर्फ बी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है सिर्फ आपके पास वो बचेगा। आगे देखते हैं हमने इसको रिजॉल्व किया, db x जो है वो एक्सिस के यानी लूप के एक्सिस के अलोंग है, जाहिर है वो आपके पास एक्सिस पे बन रहा है, और dy है वो राइट एंगल है एक्सिस पे। ये देखिए, ये जो है इस एक्सिस के जो dby है ये आपके पास इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सर्कुलर लूप के एक्सिस के, और जो dbx है वो लूप के एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। हमने जो है dbx को इन्वॉल्व कर दिया टोटल मैग्नेटिक फील्ड
पॉइंट पी, क्योंकि हमने ये क्या बात की, हमने ये बात की कि जब हम डीबी को देख रहे थे तो डीबी जो है, डीबी वाई जो है ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या बनाएगा, वो डिफरेंट जो है डीबी वाई हमें हर पॉइंट से जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में एक दूसरे एक्सिस पे परपेंडिकुलर मिल रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर बी की डायरेक्शन यहाँ हो आपके पास, तो उसके डीबी वाई एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर लूप पे मैं कहीं भी, अगर मैं यहाँ भी अगर फाइंड कर रही हूँ, आईडीएस को यहाँ भी ले रही हूँ, तो मैं आईडीएस को यहाँ भी कंसिडर, जब रेडियस यहाँ कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ भी कंसिडर, तो दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, दोनों कंपोनेंट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, जो कि डीबी वाई है हमारे पास, असल में डीबी वाई हमारे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस होगी दोनों की आपके पास, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी नेट कंपोनेंट जो वाई का होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो जीरो हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स कंपोनेंट बचेगा। एक्स कंपोनेंट की बात हमने क्यों की, क्योंकि हमारे पास एक्स कंपोनेंट वो वाहिद कंपोनेंट होगा जो आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड का आप लें तो वो हमेशा दोनों साइड से आपके पास एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी वो सेम डायरेक्शन में होगा, वो ऑपोजिट नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपके पास क्या होगी, सिर्फ एक्स कंपोनेंट की होगी। We can therefore replace the vector integral over all dB with an integral over the x component only। यानी हमने यही बात की कि हमारे पास जो y कंपोनेंट है कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपकी सिर्फ अलोंग द x कंपोनेंट आएगी। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये है, इंटीग्रल हम अप्लाई कर रहे हैं किसके, डी बी एक्स कॉम्पोनेंट की, यानी जो बी का एक्स कॉम्पोनेंट है उसके ऊपर हम ओवरऑल इंटीग्रल अप्लाई करें। ये क्या है, असल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब है हमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मिल रही होगी वो एक्सिस पे मिल रही होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेसिकली वो क्या है, अलोंग द एक्सिस है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जब आपने सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड को लिया, हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्चुअल है वो डायरेक्शन नहीं पता थी, तो हमने क्या किया था, हमने उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया था। जब कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व किया तो जाहिर है आपके पास एक एक्स कंपोनेंट था, वो एक्स कंपोनेंट क्या था आपके पास, लूप के एक्सिस के पैरेलल था, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था यानी जो वाई कंपोनेंट था वो लूप के एक्सिस के परपेंडिकुलर था। अब क्या हुआ कि जो y कंपोनेंट था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास दोनों तरफ से मिलेगा, तो जाहिर है दोनों, एक ऊपर होगा, एक पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे होगा और एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमारे पास वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि नेट y कंपोनेंट अगर हम फाइंड करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का तो वो हमारे पास ओवरऑल जीरो आ जाएगा। सिर्फ x कंपोनेंट पे यानी अलोंग द एक्सिस हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड टोटल मिल रही होगी। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। फिर हमने क्या किया, आपके पास असल में जो डी बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डी बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एस साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास साइन फाई क्या होता है, आपके पास साइन फाई आपके पास जो है असल में एंगल है, थीटा आप कहें या फाई एंगल कहें, ये एंगल जो है किसके दरमियान है, ये चार्ज एलिमेंट और वेक्टर आर के दरमियान है, ठीक है। और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे मैग्नेटिक फील्ड ही मिल रही थी। तो अब हमने क्या किया, अब ये मैंने क्या कहा आपसे कि आईडीएस और वेक्टर आर आपस में एक दूसरे के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब ये परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, और साइन 90 मुझे पता है कि 1 होता है, तो मैंने 1 पुट किया। मेरे पास फॉर्मूला जो है डीबी का क्या आ गया, म्यू नॉट आईडीएस अपॉन 4 पाई yes upon r square। we also have, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें किसके अलोंग मिल रही है, अलोंग द एक्स एक्सिस मिल रही है। तो हमारे पास डी बी एक्स कैसे निकालेंगे, डी बी एक्स हमने जो एंगल कंसिडर किया है वहीं से हमें जो है डी बी एक्स कॉस अल्फा मिल जाएगा। अब देखते हैं हम डायग्राम में, हमारे पास जो है हमारा अल्फा एंगल कहाँ है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है। जब आपने इसको एंगल लिया है अल्फा, तो इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी बेस हो जाएगी, और ये आपके पास वेक्टर बी जो है आपके पास क्या होगा, ये असल में इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है, वो कॉस होता है, और कॉस में जब हम निकालेंगे तो बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है
dbx और हाइपोटेन्यूज है db, लेकिन हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है कि असल में dbx क्या है। तो dbx में हमारे पास जो है नीचे क्या हो रहा है कि वेक्टर भी डिवाइड हो रहा है, db डिवाइड हो रहा है, और जाके हम क्या करेंगे कॉस अल्फा से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्टली यही इक्वेशन आ जाएगी जो हमने निकाली है कि dbx जो बी मैग्नेटिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, db इंटू कॉस अल्फा के। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 में जहां हमारे पास dbx लिखा हुआ है, dbx में हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 ले जाके पुट करानी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ काम करना पड़ेगा। dbx हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, db cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, db की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास आ रही है म्यू नॉट IDS अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अब cos अल्फा के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें इक्वेशन में, डायग्राम में आपके पास वेक्टर अल्फा ये है, ठीक है, ये एंगल है, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से भी निकालेंगे तो यहाँ से भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ही जाएगी, जो डायरेक्शन आपके पास यहाँ आ रही है वही डायरेक्शन आपके पास कुछ यहाँ आएगी, यानी अलोंग द एक्सिस होगी। तो आपके पास है क्या कि आपके पास एंगल अल्फा ये है, जब एंगल अल्फा ये है तो इसके एडजेसेंट साइड आर ये बेस हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज, और हमें क्या निकालना है, हमें कॉस अल्फा निकालना है। तो कॉस अल्फा जब हम निकालेंगे तो वो आर अपॉन स्मॉल आर होगा, ठीक है, और आपके पास स्मॉल आर क्या है, असल में हाइपोटेन्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या आ रहा था, हमने यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा रिजॉल्व किया है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास जब एक राइट ट्राइंगल होता है तो उसमें सबसे बड़ी साइड हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और अगर हमें हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड करना हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास बेस क्या है, बेस आपके पास r है, कैपिटल R, और परपेंडिकुलर क्या है x, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम प्लस स्क्वायर्स का सम इक्वल होगा वेक्टर r के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज के। तो जहां हमें r स्क्वायर मिलेगा वहां हम ये पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने किया है cos अल्फा बराबर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, बेस हमारे पास क्या था, कैपिटल R था, जो कि हमारे पास क्या था, लूप का सेंटर से लेकर रेडियस था, और R क्या था, R वो डिस्टेंस था हमारे पास जो कि हम पॉइंट P तक फाइंड करना चाह रहे थे। R आपके पास इक्वल आ रहा था जो कि हाइपोटेन्यूज है, वो आपके पास आ रहा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि असल में R क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो हमें R मिल गया, ठीक। और फिर हमने इस फॉर्मूले जहाँ स्मॉल आर है वहां हमने ये वैल्यू उसमें पुट कर दी। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास इक्वेशन में जहाँ हमने जब यहाँ से आर निकाल लिया तो हम आर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, तो हमने जब इसी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इस तरह स्क्वायर स्क्वायर की भी वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये क्या करेंगे, ये तमाम चीजें जो हमने निकाली हैं अब हम इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर देंगे, यानी db की वैल्यू को और cos अल्फा की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 11 हमने कंसिडर की db cos अल्फा, db की जगह हमने जो है इसका फॉर्मूला रख दिया म्यू नॉट IDS अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और cos अल्फा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या किया, सिर्फ आर स्क्वायर को रिप्लेस किससे करवाया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है हमने उनको एक साइड पे लिख दिया, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों हमारे पास क्या थी, सेम थी। इसकी पावर आपके पास अंडर रूट हटाएंगे तो हाफ हो जाएगी, और इसकी पावर क्या है, प्लस, जब प्लस करेंगे तो ये पावर बन जाएगी 3/2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ dvx, अब इस वैल्यू को उठा के जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ रही थी, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आ रही थी इंटीग्रल ऑफ db ऑफ x कंपोनेंट, यानी b का मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट के। तो वहां हमने जाके पुट कर दी इस dbx की जगह, ये वह चीज पूरी हमने उठा के यहाँ पुट कर दी। अब हमारे पास जो चीजें कांस्टेंट हैं और जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है, हम उन चीजों को इंटीग्रल से क्या करेंगे, एक साइड पे लिख देंगे, यानी इंटीग्रल से पहले लिख देंगे। हमें हमारे पास हम किस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ds है, क्या है असल में, वो डिस्टेंस है, तो हम इंटीग्रल उसी पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, हम उसी के हिसाब से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी, तो असल में इंटीग्रल हमारे पास उसी के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास इंटीग्रल ds, हम ले रहे हैं इंटीग्रल ds,
तो अब ये अरे ये क्या बात हो गई, इंटीग्रल डीएस कहाँ से आ गया, हम तो सिर्फ एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट की बात कर रहे थे, उसको हम डीएस कह रहे थे। बच्चों तो असल में बात ये है कि आपने बात क्या की, आपने लिया है पूरा लूप। जब आप पूरा लूप लेंगे, आप पूरे लूप को आपने स्मॉल स्मॉल इनफाइनाइट चार्ज एलिमेंट यानी इस करंट एलिमेंट में आपने डिवाइड कर दिया, तो हर करंट एलिमेंट किसके बराबर होगा, हर करंट एलिमेंट आईडीएस के बराबर है। तो अब उन तमाम करंट एलिमेंट का आप क्या करेंगे, जब सम अप करेंगे तो जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, उसको आप रिप्लेस करवाएंगे इंटीग्रल से। तो असल में करना क्या, हमें डीएस के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करना है। और जब हम पूरे सिर्फ एक करंट एलिमेंट की बात कर रहे थे तो हम उसको डीएस ले रहे थे, और जब हम पूरे लूप की बात कर रहे हैं यानी हम तमाम आइडियल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, उसका हम सम अप लेंगे, तो उस पूरे लूप की बात करेंगे। और लूप इस वक्त किस तरह दिख रहा है, हमें सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है। और कोई भी सर्कल हो तो उसका सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। तो इसी वजह से इंटीग्रल डीएस भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा, जो कि उस लूप का क्या है, सरकमफेरेंस है और उसके बराबर भी है। ये देखिए हमने इसको इंटीग्रल डीएस को पुट कर दिया 2 पाई आर के बराबर। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रल डीएस की जगह हमने ये 2 पाई आर पुट किया, जो चीजें हमारे पास कैंसिल हो रही थी वो हमने कैंसिल कर दी, 2 1 2 2 2 4 कट गया, पाई पाई कट गया, और बचा आखिर में क्या, सिंप्लीफाई इक्वेशन करने के बाद म्यू नॉट आई, ये दोनों आर थे, आर का स्क्वायर हो गया 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर पावर 3/2। ये हमारे पास असल में वो मैग्नेटिक फील्ड की वो जनरल फॉर्म है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ले रहे हैं। अब अगर हम फाइंड करना चाहें, और बेसिकली हमारे पास हम जो फाइंड कर रहे थे सर्कुलर लूप में अलोंग द एक्सिस करंट लूप की, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल जो डायरेक्शन थी वो भी हमें पता चल गई थी, किसके अलोंग थी, अलोंग द एक्सिस ही, क्योंकि वाई कंपोनेंट हमारे पास खत्म हो गया था ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो अलोंग द एक्सिस बन रही थी। तो उसका मतलब है असल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस एक्स डायरेक्शन में। अगर फॉर एग्जांपल अब हम कंसिडर कर लें, पहले हमने जो काम किया वो एक्सिस पे हमने बात की पॉइंट पी पे कि हम वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं लूप के सेंटर पे। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लूप के सेंटर पे फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो जो एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी वो डिस्टेंस जो हमने सेंटर से लेके पॉइंट पी तक के दरमियान लिया था वो खत्म हो जाएगा। अब हमारा पॉइंट पी क्या आ गया, असल में वो सेंटर बन गया। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 12 पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ये आर स्क्वायर बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद ये आर क्यूब बनेगा, ऊपर आर स्क्वायर मौजूद है, नीचे आर क्यूब मौजूद है। तो डिनोमिनेटर में ये सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये मैग्नेटिक फील्ड का वो फॉर्मूला है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, जब हम फाइंड करना चाह रहे हो लूप के सेंटर पर। अब अगर फर्स्ट करें आपके पास क्या हो, जो हमने डिस्टेंस दिया है पॉइंट पी का और सेंटर से पॉइंट पी का जो कि एक्स है, वो आपके लूप के रेडियस से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, जब लूप के रेडियस से एक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसका मतलब है आर रेडियस जो है लूप का वो इतना स्मॉल हो चुका है कि अगर हम उसकी हाई पावर्स पे जाएंगे तो वो तकरीबन किसको अप्रोच करेगी, वो 0 को अप्रोच करेगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 12 वो ही दोबारा ली है, और जहां हमने आर स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है वहां हमने क्या किया, इसको 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट किया तो ये चीज आपके पास खत्म हो गई और बचा कुचा क्या हमारे पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया आखिर में, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। और ये वही क्वेश्चन है आपके पास जब हमारे पास क्या है, एक्स जो कि डिस्टेंस है पॉइंट पी का, यानी हमारे पास एक्सिस पे हम जो लूप का जो एक्सिस है, लूप के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हम जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें, लेकिन वो डिस्टेंस इतना ज्यादा बड़ा हो कि उसका जो लूप का जो बस बेसिकली असल रेडियस है वो उसके सामने बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऑल द पॉइंट्स, तो क्या होगा कि आपके पास होगा क्या कि तमाम जो पॉइंट्स हैं वो क्लोज द लूप के बहुत क्लोजली आ जाएंगे।
जो कि ग्लू कौन से पॉइंट वो असल में वो पॉइंट्स जो कि असल में रेडियस की बात हो रही है एट दिस कंडीशन। ये आपके पास बाय-सेवरेट लॉ हमने अभी यहाँ अप्लाई किया था और बाय-सेवरेट लॉ की एप्लीकेशन थी, ये यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नए टॉपिक में हम फिर दोबारा मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।